नवंबर की वो सुबह भी दिल्ली की बाकी सुबहों जैसी ही थी। धुंध और धुएं की एक चादर में लिपटी हुई। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी किरणें उस जहरीली परत को भेद नहीं पा रही थी। अपनी बालकनी में खड़े 70 साल के रिटायर्ड फौजी दयाल सिंह खांसते हुए आसमान को देख रहे थे। हवा में घुली जहर की गंध उनकी अनुभवी नाक को भी परेशान कर रही थी। ये वो दिल्ली नहीं थी जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की थी। ये एक बीमार, हांफता हुआ शहर था जो हर सांस के साथ दम तोड़ रहा था। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थीं, उनकी हेडलाइट्स धुंध में जुगनुओं की तरह लग रही थीं। हर चेहरा एक मास्क के पीछे छिपा था, लेकिन आंखें सब बयां कर रही थीं, बेबसी, गुस्सा और एक अनकहा डर। उसी वक्त शहर के एक आलीशान बंगले में स्थानीय नेता भीम सिंह तोमर टीवी कैमरों के सामने थे। उनके सफेद कुर्ते और सोने की चेन उनकी अज्ञानता को छिपा नहीं पा रहे थे। एक पत्रकार ने दिल्ली के जानलेवा प्रदूषण पर सवाल पूछा। नेताजी ने माइक पकड़ा और अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराए। देखिए, ये सब विदेशी साजिश है। हमारे देश की तरक्की से जलने वाले लोग ये प्रदूषण चिल्लाते हैं। थोड़ा धुआं तो सेहत के लिए अच्छा होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। आप लोग सुबह शाम 2 चम्मच देसी घी खाइए, सब ठीक हो जाएगा। अपने छोटे से अपार्टमेंट में लैपटॉप पर काम कर रहा अर्जुन मेहरा, एक 28 साल का डेटा साइंटिस्ट, टीवी पर नेताजी का बयान सुनकर गुस्से से भर गया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और आंखों में जलन हो रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, जहां AQI मीटर का लाल रंग खतरे का संकेत दे रहा था। फेफड़े मजबूत होते हैं, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। इन जैसे अनपढ़ नेताओं ने इस शहर का मजाक बनाकर रख दिया है। उसे अपने शहर पर, अपने लोगों की बेबसी पर और इस सड़े हुए सिस्टम पर भयानक गुस्सा आ रहा था। अचानक बगल के कमरे से उसकी छोटी बहन 16 साल की रिया के जोर जोर से खांसने और हांफने की आवाज़ आई। अर्जुन दौड़कर पहुंचा। रिया, जो अस्थमा की मरीज थी, सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और आंखों में दहशत थी। नेब्यूलाइजर भी काम नहीं कर रहा था। अर्जुन के माता पिता घबरा गए। उन्होंने तुरंत रिया को उठाया और अस्पताल की तरफ भागे। इमरजेंसी रूम का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हर तरफ सांस की तकलीफ से जूझते बच्चे और बूढ़े थे। डॉक्टरों और नर्सों के चेहरों पर थकान और लाचारी साफ दिख रही थी। घंटों बाद जब रिया की हालत थोड़ी स्थिर हुई, अर्जुन आईसीयू के बाहर कांच की दीवार से उसे देख रहा था। ऑक्सीजन मास्क के पीछे छिपा अपनी बहन का मासूम चेहरा देखकर उसका दिल टूट गया। ये उसकी बहन के साथ क्यों हुआ? ये उन हजारों बच्चों के साथ क्यों हो रहा था जिनका कोई कसूर नहीं था? नेताजी भीम सिंह तोमर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अब गुस्सा एक ज्वाला बन चुका था। उसने तय कर लिया, अब और नहीं। वो इन अनपढ़ नेताओं के भरोसे अपने परिवार को, अपने शहर को मरते हुए नहीं देख सकता। उसे खुद कुछ करना होगा। अगले कई दिन और रातें अर्जुन अपने लैपटॉप में खोया रहा। एक डेटा साइंटिस्ट होने के नाते वो जानता था कि समस्या से लड़ने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। उसने कम लागत वाले एयर क्वालिटी सेंसर का एक नेटवर्क बनाने का फैसला किया, जिसे शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाया जा सके। उसने एक मोबाइल ऐप का प्रोटोटाइप भी तैयार किया, जिसका नाम रखा साफ हवा। ये ऐप न सिर्फ रियल टाइम AQI दिखाता, बल्कि ये भी बताता कि प्रदूषण किस स्रोत से आ रहा है, गाड़ियों से, इंडस्ट्री से या पराली जलने से। उसका मकसद लोगों के हाथ में डेटा की ताकत देना था। अपने आइडिया को लेकर अर्जुन सबसे पहले अपनी सोसाइटी के लोगों के पास गया। उसने उन्हें सेंसर और ऐप के बारे में बताया, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ ने उसे फालतू का काम कहकर टाल दिया, तो कुछ ने कहा, बेटा, सरकार का काम है, तुम क्यों सिर खपा रहे हो? लोगों की उदासीनता और सिस्टम पर अविश्वास इतना गहरा था कि कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि असली लड़ाई प्रदूषण से नहीं, बल्कि लोगों की सोई हुई चेतना से है। निराश होकर अर्जुन ने उस इलाके के सबसे सम्मानित व्यक्ति, रिटायर्ड फौजी दयाल सिंह से मिलने का फैसला किया। दयाल सिंह ने अर्जुन की पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में वही चिंगारी देखी जो कभी उनके युवा सैनिकों में हुआ करती थी। उन्होंने सेंसर के डिजाइन को देखा, ऐप के प्रोटोटाइप को समझा। दयाल सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आइडिया में दम है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोगों को जोड़ना होगा। दयाल सिंह के कहने पर अगले रविवार को कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई।
शुरुआत में लोग कम थे, लेकिन दयाल सिंह के एक एक फोन के बाद हॉल भरने लगा। अर्जुन ने अपनी प्रेजेंटेशन दी, तभी भीड़ में से एक लड़की खड़ी हुई। वो काव्या शर्मा थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक तेज तर्रार छात्रा और एक्टिविस्ट। काव्या ने बुलंद आवाज में कहा, हम कब तक सरकारों को कोसते रहेंगे? ये हमारा शहर है, हमारी सांसें हैं। अगर ये भैया एक रास्ता दिखा रहे हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। काव्या के शब्दों ने जादू का काम किया। उस दिन दिल्ली की सांस नाम के एक आंदोलन की नींव रखी गई। काम तुरंत शुरू हुआ। कॉलोनी के युवाओं ने अर्जुन के बनाए 50 सेंसर अलग अलग घरों और चौराहों पर लगा दिए। साफ हवा ऐप सबके फोन में डाउनलोड हो गया। लोगों ने मिलकर कारपूलिंग का शेड्यूल बनाया, गीले और सूखे कचरे को अलग करना शुरू किया और खाली पड़ी छतों पर छोटे छोटे सब्जियों के बागीचे लगाने शुरू कर दिए। ये छोटी छोटी कोशिशें थीं, लेकिन एक नई शुरुआत का एहसास करा रही थी। 1 महीने के भीतर नतीजे दिखने लगे। साफ हवा ऐप के डेटा ने दिखाया कि उनकी कॉलोनी का AQI आसपास के इलाकों से 50 पॉइंट कम था। ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन ये एक सबूत था कि कोशिशें रंग ला रही थी। काव्या ने इन नतीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखते ही देखते कहानी वायरल हो गई। दूसरी कॉलोनियों के लोग भी दिल्ली की सांस आंदोलन से जुड़ने के लिए संपर्क करने लगे। जो एक छोटी सी चिंगारी थी, वो अब फैलने लगी थी। ये खबर नेताजी भीम सिंह तोमर तक भी पहुंची। पहले तो उन्होंने इसे बच्चों का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब मीडिया चैनल उनके सरकारी दावों के सामने दिल्ली की सांस के असल डेटा को दिखाने लगे तो उन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस नागरिक आंदोलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये 2-4 पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं जो अमेरिका की नकल कर रहे हैं। इनसे दिल्ली नहीं चलती, दिल्ली हम चलाते हैं। जब मजाक उड़ाने से बात नहीं बनी तो तोमर ने अपनी असली राजनीति शुरू कर दी। एक रात कुछ गुंडों ने कॉलोनी में लगे कई सेंसर तोड़ दिए। दिल्ली की सांस के पोस्टर फाड़ दिए गए। 2 लोग दयाल सिंह के घर भी गए और उन्हें ज्यादा नेतागिरी न करने की धमकी दी। उनका मकसद लोगों में डर पैदा करना था ताकि आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन तोमर का दाव उल्टा पड़ गया। इस हमले ने लोगों के डर को गुस्से में बदल दिया। अगली सुबह टूटे हुए सेंसर की तस्वीरें हर न्यूज चैनल पर थीं। दयाल सिंह एक सच्चे फौजी की तरह डरे नहीं। उन्होंने कहा, ये लड़ाई अब सिर्फ हवा की नहीं, हमारे हक की भी है। उस दिन पहले से 2 गुनी भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने चंदा इकट्ठा करके नए और बेहतर सेंसर लगाए। काव्या ने यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें हजारों युवा शामिल हुए। आंदोलन अब सिर्फ एक कॉलोनी का नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली का बन चुका था। अर्जुन, दयाल सिंह और काव्या ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, ग्रीन संडे। एक ऐसा दिन जब पूरी दिल्ली से लाखों पेड़ लगाने की अपील की जाएगी। साथ ही शहर के मुख्य हिस्सों में लोगों से स्वेच्छा से गाड़ियां न चलाने का अनुरोध किया जाएगा। ये सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन होने वाला था। सोशल मीडिया और साफ हवा ऐप के जरिए ये संदेश दिल्ली के कोने कोने में पहुंचा दिया गया। जैसे ही ग्रीन संडे की खबर फैली, भीम सिंह तोमर की सत्ता बौखला गई। उन्होंने इस आयोजन को गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की। पेड़ लगाने के लिए पार्कों और सार्वजनिक जगहों की परमिशन रद्द कर दी गई। पुलिस को निर्देश दिए गए कि भीड़ इकट्ठा न होने दें। तोमर ने टीवी पर बयान दिया कि ये लोग विकास विरोधी हैं और शहर में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने हर वो ब्यूरोक्रेटिक दांव खेला जो वो खेल सकते थे। लेकिन दिल्ली के लोग अब रुकने वाले नहीं थे। ग्रीन संडे की सुबह दिल्ली ने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सरकारी पार्कों में परमिशन नहीं मिली तो लोगों ने अपने घरों के बाहर, सड़कों के किनारे, खाली पड़े प्लॉटों में पेड़ लगाना शुरू कर दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हाथों में पौधे लिए निकल पड़े। मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक लगभग थम गया था। लोग साइकिल चला रहे थे, पैदल चल रहे थे। ये एक उत्सव जैसा था, एक शांतिपूर्ण क्रांति। पुलिस भी मूक दर्शक बनी देखती रही, क्योंकि ये कोई दंगा नहीं बल्कि अपने शहर को बचाने की एक खूबसूरत कोशिश थी। अगले दिन ग्रीन संडे की तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर के मीडिया में छाए हुए थे। इसे दिल्ली का नागरिक विद्रोह कहा जा रहा था। इस भारी जन समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। भीम सिंह तोमर को उनके पद से हटाकर एक जांच कमेटी बिठा दी गई। उनकी राजनीतिक जमीन हमेशा के लिए खिसक चुकी थी। ये लोगों की ताकत की जीत थी। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया और इस बार बंद कमरों में नीतियां नहीं बनाई गई,
अर्जुन मेहरा, दयाल सिंह और काव्या शर्मा को उस टास्क फोर्स में नागरिक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किया गया। अर्जुन के साफ हवा मॉडल को सरकारी समर्थन मिला और उसे पूरे शहर में लागू करने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नीतियां अब डेटा के आधार पर बनने लगी, नेताओं के भाषणों पर नहीं। 3 साल बाद दिल्ली की एक सुबह, आसमान साफ और नीला था। दूर तक कुतुब मीनार दिखाई दे रहा था। एक पार्क में बच्चे बिना मास्क के खेल रहे थे। दयाल सिंह एक बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन और काव्या, जो अब एक साथ काम करते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे, उन्हें भविष्य की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। दिल्ली की सांस अब एक स्थायी नागरिक संस्था बन चुकी थी, जो सरकार के साथ मिलकर काम करती थी। हवा अभी भी पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन अब उसमें जहर नहीं, उम्मीद खुली थी। क्योंकि दिल्ली वालों ने समझ लिया था कि जब जनता अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती है, तो बदलाव को कोई नहीं रोक सकता।